बैक इन माय यूट्यूब चैनल लॉ एडवाइज़र 99 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त रियान खान। आज से पहले भी हमने जो आपको क्लास चलाई थी वो मौलिक अधिकार की ही क्लास थी और आज भी मौलिक अधिकार की ही क्लास है। एक बार मैं आपको फिर से एक छोटा रिवीजन देता हूं जिसके अंदर मौलिक अधिकारों को हम अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। बता दें कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अंदर हैं और ये भाग 3 के अंदर हैं। भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार आते हैं। इनको अमेरिका के संविधान से लिया गया है और 12 से लगा करके 35 तक हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। अनुच्छेद 12 से लगा करके 35 तक आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मौलिक अधिकार समता और समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण का अधिकार और नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आज की क्लास जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर सबसे पहले है आपका ये अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 और उसी के अंदर आता है आपका अनुच्छेद 29 भी। यानी कि आज की जो क्लास है वो है अनुच्छेद 29, 30, 31 और 32 की। ये आपके 4 मौलिक अधिकार मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। अनुच्छेद 29 और 30 आते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के अंदर। ये क्या है, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29 खंड 1 इसके अंदर बताया गया है कि किसी भी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का एक अधिकार आपको दिया जाता है। अनुच्छेद 29 खंड 2 राज्य शिक्षण संस्था द्वारा, यानी कि राज्य जिस शिक्षण संस्था के अंदर अपना निवेश करती है, अपने द्वारा राज्य उस शिक्षा संस्था को चलाता है, उसके अंदर किसी भी मूल, वंश, जाति, धर्म या भाषा इनमें से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद आपका 31 शुरू हो जाता है। 31 के अंदर है कि सबसे पहले अनुच्छेद 31 यानी कि संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले हमारे मौलिक अधिकार थे 7। 7वां मौलिक अधिकार हमारा हटा दिया गया था जिसको संपत्ति का अधिकार नाम दिया गया है और उसको हटा दिया गया था। ये हटा था 31वां संविधान संशोधन 1978 की धारा 6 द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। अब ये सिर्फ एक वैधानिक मौलिक अधिकार है, संविधान के अंदर से इसको मूल अधिकारों के अंदर से निकाल दिया गया है। क्या है कि इसको मोरारजी देसाई द्वारा निरस्त कर दिया गया था। आप जानते होंगे कि मोरारजी देसाई कौन थे। नंबर 3 पे आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये खुद एक अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो है आपका ये खुद एक मौलिक अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर ये जो अनुच्छेद 32 रखा है इसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। इसमें 5 प्रकार की हमें 5 प्रकार की एक रिट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमें मिलती है, उच्चतम न्यायालय द्वारा हमें मिलती है या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमें मिलती है, उसको इसी अनुच्छेद के अंदर हमें दिया गया है। यदि हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? ये है आपका अनुच्छेद 32। हाई कोर्ट भी इन रिटों को जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी इन रिटों को जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार की रिट है। इन रिट को आप निर्देश, आदेश ये सब कह सकते हैं। सबसे पहले पे आता है बंदी प्रत्याक्षीकरण। बंदी प्रत्याक्षीकरण क्या है कि किसी भी व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति द्वारा जो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सरकारी के अंदर जैसे कि किसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है
तो सबसे पहला यह आपका अधिकार बनता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, यानी कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी भी तरीके से वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया तो ये आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ। नंबर 2 पे आता है परमादेश। परमादेश में क्या है कि सरकारी जो अधिकारी हैं ये उनको आदेश देता है, उनको आदेश दिया जाता है कि आप किसी भी मतलब जो इन्वॉल्वमेंट होता है आपका किसी भी मौलिक अधिकार के अंदर, तो आपको सबसे पहले यह आदेश या परमादेश यानी कि बड़ा आदेश ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाएगा और इसको कहा जाता है परमादेश। ये सिर्फ 3 लोगों को छोड़कर सिर्फ सरकारी जो व्यक्ति होते हैं, सरकार द्वारा जो पद पर बने हुए होते हैं उनको दिया जाता है। किन किन व्यक्तियों को छोड़कर? एक तो निजी व्यक्ति यानी कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जैसे कि आप और हम, और एक राष्ट्रपति को ये आदेश नहीं दिया जाएगा, एक राज्यपाल को। 3 व्यक्तियों को यह आदेश नहीं दिया जा सकता। नंबर 3 पर आता है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? प्रतिषेध में ये आता है कि इससे पहले मना करना, यानी कि कोई भी आदेश होने से पहले ही उसको मना कर दिया जाता है। जैसे कि हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को निर्देश देना। किस वजह पर निर्देश देना? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि यदि किन्हीं दो जो ज़िले हैं उनके बीच किसी सीमा को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है और उस विवाद को मान लिया जाए कि मैं आपको एक और एग्जांपल इसके अंदर देता हूँ अच्छा सा। जैसे कि शामली कोर्ट है और शामली कोर्ट सहारनपुर कोर्ट है, 2 कोर्ट हुए। इनकी दोनों की जो सीमाएं हैं, जो इनके क्षेत्राधिकार हैं, वो इनके एक सीमा पर लगते हैं और वहाँ पर यदि शामली कोर्ट कोई आदेश दे देता है या अपना इन्वॉल्वमेंट कर देता है जबकि वो सहारनपुर क्षेत्राधिकार के अंदर आता है, तो इस पर हाई कोर्ट एक निर्देश यानी कि प्रतिषेध यानी कि सुनवाई से पहले ही ये निर्देश दे देता है, मना कर देता है कि आपको इसमें इन्वॉल्वमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख जारी कर सकती है। वही मैंने आपको बताया कि जो ऊपर वाली अदालत है वो नीचे वाली अदालतों को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 जिलों के बीच हुए विवाद, सीमा विवाद या क्षेत्राधिकार को लेकर यदि कुछ होता है तो उसमें उनसे ऊपर की जो अदालत होती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होता है, वो उसको प्रतिषेध लेख जारी कर सकता है। नंबर 4 पर आता है आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी कर सकता है और उसे पद पर कार्य करने से रोक सकता है। यानी कि अधिकार परीक्षा का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि किस अधिकार से आपने ये काम किया है, आपको ये काम करने का अधिकार था या नहीं था, इसका आपको जवाब देना होगा और ये आता है आपका अधिकार परीक्षा के अंदर। 5वें नंबर पर आता है उत्प्रेषण रीट। उत्प्रेषण रीट क्या होता है? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, यानी कि उसको उस काम को करने का कोई अधिकार था ही नहीं, तो न्यायालय उसके समक्ष विचारहीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या समक्ष अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है, यानी कि ट्रांसफ़र कर देता है। यानी कि अगर ये मान लिया जाए कि कोई मामला जो ज़िला लेवल के जो कोर्ट होते हैं उनके अंतर्गत आता है और उनको ये काम करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, तो वो दूसरी अदालत में या अपने से ऊपर की जो अदालतें हैं वहाँ पर इसको भेज देता है। खैर, मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास थी वो थी हमारी मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर जो आते हैं, और इसके अंदर मैंने आपको अभी अभी जो पढ़ा है वो है अनुच्छेद 29, 30, 31 और 32। ये आपको आज की क्लास में मैंने पढ़ा है। यदि मेरी क्लास आपको पसंद आए और
तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल वेरी मच। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लॉ एडवाइज़र 99। थैंक यू वेरी